All right, kids, welcome back to the online class. So in our previous class, we completed decision tree. हमने बहुत डिटेल में decision tree को अंडरस्टैंड किया, समझा, decision tree अटैम्प्ट किए, प्रैक्टिस भी की, पास पेपर्स के भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए decision tree के रिगार्डिंग, और सबसे आखिरी में हमने decision tree की लिमिटेशंस पढ़ी कि सर क्या लिमिटेशंस हैं। decision tree के साथ ही हमारा स्ट्रैटेजिक चॉइस वाइंड अप हो गया था। अब आज हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सबसे आखिरी पोर्शन स्टार्ट करना है, आखिरी पार्ट स्टार्ट करना है, कह लो आखिरी चैप्टर स्टार्ट करना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, विच इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। तो आप नोट करें, अब तक एज ऑफ राइट नाउ तमाम सिलेबस में हमने ये अंडरस्टैंड किया है एज ऑफ राइट नाउ कि सर हम पॉइंट ए पर हैं और पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और सर इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हैं, माइंडिंग द इन्वायरमेंट, माइंडिंग आर एनवायरमेंट के व्हाट इज द एनवायरमेंट। उसके बाद हम स्ट्रैटेजिक चॉइस करते हैं कि सर देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऑप्शंस और हमारे लिए ओपन है, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू अस। और सर फिर हम स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा दिस चैप्टर विच इज अबाउट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। तो सवाल आ जाता है कि सर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वॉट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वॉट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर हम क्या पढ़ेंगे। तो सर हम ये देखेंगे व्हाट इज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, क्या है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, व्हाट इज अ कॉरपोरेट प्लान। हम ये पढ़ेंगे सर क्या कॉरपोरेट प्लान होता है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म कॉरपोरेट प्लान, हाउ स्ट्रैटेजी इज इंप्लीमेंटेड, कि सर हम स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन, कि सर क्या फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम रिजल्ट एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि सर क्या रिजल्ट निकलता है स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन का, और फिर उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा लास्ट यूनिट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, बिजनेस स्ट्रैटेजी का। तो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां बात करते हैं स्ट्रैटेजिक या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन की। सबसे पहले यहां बात करते हैं स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन की। गौर से देखिएगा, वंस
once a business has analyzed its environment, then a business assesses its options. Once the options are analyzed, then an option is selected and strategy is implemented. ये देखें सर, एक दफा जब बिजनेस ने अपने एनवायरमेंट को एनालाइज कर लिया कि क्या है उसका एनवायरमेंट, माइंडिंग द सराउंडिंग्स, कॉम्पिटिटर क्या है, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, किस लेवल के कॉम्पिटिटर्स हैं, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेकर आ रही है, इकोनॉमिकल सिनेरियोज क्या है, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं, सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी क्या कर रही है, सोसाइटी में क्या चेंजेस आई हैं, एनवायरमेंट को लेके लोग कितने कॉशियस है, एनवायरमेंटल चेंजेस क्या आ रही हैं, इंटरनेशनली उस पर क्या बात हो रही है, माइंडिंग द सराउंडिंग। जब आप एक दफा अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हो, एडजस्ट करते हो, एनालाइज करते हो, तो जाहिर सी बात है फिर बिजनेस के पास कुछ ऑप्शंस खुलते हैं कि यार अब हमें ये करना है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हमें ये करना है, ये हमारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं, दीज आर ऑल आर द ऑप्शंस। तो सर स्ट्रैटेजिक चॉइस हमने पढ़ा कि डिसीजन ट्री के थ्रू ऑप्शंस को एनालाइज किया जाता है, एनसॉफ मैट्रिक्स के थ्रू ऑप्शंस देखे जाते हैं, चॉइसेस देखी जाती हैं, फोर्स फील्ड एनालिसिस के थ्रू डिसीजंस देखे जाते हैं, ऑप्शंस देखे जाते हैं, राइट। इन तमाम चीजों के थ्रू ऑप्शंस की एनालिसिस होती है। जब एक दफा बिजनेस अपने तमाम ऑप्शंस को सेफली सिक्योरली एनालाइज कर लेता है, अब जाहिर सी बात है किसी ऑप्शन को तो सेलेक्ट करना होगा ना, जाहिर सी बात है किसी ऑप्शन को तो सेलेक्ट करेंगे। अब हो सकता है एनसॉफ मैट्रिक्स का मार्केट पेनिट्रेशन सेलेक्ट किया हो, या हो सकता है डिसीजन ट्री में जो ऑप्शन 1 हो, ऑप्शन 2 हो, ऑप्शन 3 हो, उनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया हो। Whatsoever is the choice that has been selected by the organization, now resources should be implemented on that. Strategy implementation अब उस चॉइस के ऊपर इंप्लीमेंटेशन की बारी है। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन ने सेलेक्ट किया कि मार्केट पेनिट्रेशन करना है, तो सर मार्केट पेनिट्रेशन तो चॉइस ऑफ ऑप्शन है ना, चॉइस आउट ऑफ ऑप्शंस। अब उस पे अमल भी तो करना है, इंप्लीमेंटेशन, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी का मतलब है रिसोर्सेस स्पेंड करने पड़ेंगे, रिसोर्सेस एलोकेट करने पड़ेंगे,
स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। कह लो कि एक बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहता है, उसने अपने एनवायरनमेंट को स्टडी किया, और एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद उन्होंने ये देखा कि पहले तो ये देखना है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन है भी या नहीं। तो भाई उन्होंने एनालिसिस किया और देखा कि हाँ उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन है। तो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन को सिलेक्ट कर लिया। नाउ इफ दे हैव सेलेक्टेड डाइवर्सिफिकेशन एज एन ऑप्शन, तो सर डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है, क्या करना है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ना बाकायदा डाइवर्सिफिकेशन की। किस मार्केट में जाएं, नया प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट, तो नया प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नई मार्केट क्या होनी चाहिए, जाएंगे कैसे, काम कैसे करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, ये सब चीजें हमारे इस सेक्शन का, इस चैप्टर का पार्ट है। तो सर इस चैप्टर में सबसे पहली चीज आती है हमारे पास कॉरपोरेट प्लानिंग, जिसका नाम निकला है कॉरपोरेट प्लान से। तो सर इस सेक्शन में हमारे पास दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ टू मेन पार्ट्स, कॉरपोरेट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। स्क्रीन पे देखिएगा, सबसे पहली चीज इस चैप्टर में हम देखेंगे कॉरपोरेट प्लानिंग, और फिर उसकी स्ट्रैटेजी और उस स्ट्रैटेजी की इंप्लीमेंटेशन। तो ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक, सबसे ज्यादा मजेदार सेक्शन है। सर कॉरपोरेट प्लानिंग स्टार्ट होता है कॉरपोरेट प्लान से। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कॉरपोरेट प्लान? दिस इज अ प्लान containing details of the organization's central objectives and the strategies to be followed to achieve them. It sets out where the business wants to go and how it intends to get there. This plan shows the detail of what needs to be done to get where the business wants to be. अब सर एक ऑर्गेनाइजेशन हमने लेट सपोज स्टार्ट की, तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हमें यह आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से क्या अचीव करना चाहते हैं, हम मार्केट में जाएं तो क्या करना है, मार्केट में जाने के बाद ये सारी चीजें एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखी जाती हैं। उस डॉक्यूमेंट को कॉर्पोरेट प्लान कहते हैं। आसान अल्फाजों में इसको बिजनेस प्लान भी कहा जाता है। नाउ बिजनेस प्लान या कॉर्पोरेट प्लान कंटेन्स एवरी सिंगल डिटेल ऑफ अ बिजनेस। और ये बता दूं, कॉर्पोरेट प्लान जितना डिटेल्ड होगा, जितने एलिमेंट्स कवर कर रहा होगा, उतना एक बिजनेस की वर्किंग बेहतर होगी, इंप्रूव्ड होगी, और उतना उसके लिए अपने इन्वेस्टर्स को, फाइनेंसर्स को, कंज्यूमर्स को, सप्लायर्स को, स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करना, मैनेज करना आसान होगा। अ कॉर्पोरेट प्लान can have just a few simple information, or a business can have every single information available on the corporate plan कि नाम क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, ब्रांचेस कहां हैं, ऑपरेट कैसे करेंगे, लोकेशन क्या होंगी, रेंटल है या अपने खुद की प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं या बाहर से खरीद रहे हैं,
खरीद रहे हैं तो लोकल मार्केट से खरीद रहे हैं या इंपोर्टेड हैं? इंपोर्टेड है तो यहां तक लेकर कैसे आएंगे? बिजनेस में कौन कौन काम करेगा? डिपार्टमेंट्स कितने होंगे? डिपार्टमेंट्स की वर्किंग कैसे होगी? प्राइसिंग क्या होगी प्रोडक्ट की? क्या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स होंगी? मार्केटिंग का बजट क्या होगा? मार्केटिंग का प्लान क्या होगा? कस्टमर को रिस्पॉन्स कैसे देंगे? रिटर्न्स का क्या सिनेरियो है? फीडबैक्स कैसे लेंगे? पैसे कहां से आएंगे और पैसे कहां लगेंगे? कितने की चीजें आएंगी? नॉन करंट एसेट्स पे कितना पैसा खर्च होगा? कैश फ्लोस क्या होंगे? फ्यूचर क्या सोचा है? आगे के टारगेट्स क्या हैं? ये सब चीजें कॉर्पोरेट प्लान का पार्ट होती हैं। तो एक बिजनेस कॉर्पोरेट प्लान के थ्रू ये बताता है, ये दिखाता है कि हियर आर वी एट पॉइंट ए, हियर वी वांट टू बी एट पॉइंट बी, हाउ वी विल बी मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, व्हाट स्ट्रेटजीज, वो सब कॉर्पोरेट प्लान में बताता है। एवरीथिंग। एक टिपिकल कॉर्पोरेट प्लान है ना, एक टिपिकल कॉर्पोरेट प्लान नोट करना, ये 4, 5, 8, 10 सालों का बनता है। 4, 5, 8, 10 सालों का लॉन्ग टर्म, गुड लॉन्ग टर्म विजन होता है इसमें, फ्यूचरिस्टिक होता है, बहुत फ्यूचरिस्टिक होता है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्लेम बताती हैं कि यार अगले 8 सालों में हमें ये काम करना है, अगले 7 सालों में ये काम करना है, कमिंग डेकेड में हमें ये काम करना है। और फिर क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज करेंगे उन्हें अचीव करने के लिए? जाहिर सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो देयर कैन बी एन रेंज ऑफ ऑप्शंस, रेंज ऑफ ऑप्शंस। हर ऑप्शन उनके लिए फीजिबल नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन तो है। तो ये कौन से ऑप्शन के थ्रू जाना चाह रहे हैं? जाहिर सी बात है, उसके लिए स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की होगी, स्ट्रैटेजिक चॉइस में चॉइस ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। अब स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना, उसकी उस ऑप्शन पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पहले चैप्टर, पहले दिन आपको हिरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की हिरार्की बना के दिखाई थी सबसे पहली क्लास में। स्लाइड भी ओपन कर देता हूं ताकि आप उसको क्रॉस चेक कर सकें। ये देखिए, ये देखिए, देखो आखिरी 3 क्या लिखे हुए हैं? डिविजनल, डिपार्टमेंटल, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। हम इसे अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये हम सेक्शन 2 में पढ़ेंगे। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये एक टिपिकल मार्केटिंग प्लान वेरी लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक स्ट्रैटेजीज के साथ बनाया जाता है। सवाल आता है, सर फायदा क्या है? कॉर्पोरेट प्लान बनाने का फायदा क्या है? तो सर फायदे क्या हैं? नोट कीजिएगा। पोटेंशियल बेनिफिट्स, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डायरेक्शन। इसको वैसे तो ये इटसेल्फ बहुत कंप्लीट पॉइंट है, इटसेल्फ क्लैरिटी के साथ पता चल रहा है, प्रोवाइड्स अ क्लियर डायरेक्शन। लेकिन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या मतलब है इसका। इसको जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। इट सेट्स आउट द गोल्स, स्ट्रैटेजीज एंड एक्शंस ऑफ द बिजनेस, हेल्पिंग एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन। बहुत क्लियर विजन, बहुत क्लियर डायरेक्शन दिखा देता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कि देखो यहां जाना है, ये अचीव करना है, ये टारगेट्स हैं, ये एम्स हैं, ये करना है हमें। और सिर्फ यही नहीं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन ये करेगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर डिपार्टमेंट ये चीजें, ये गोल्स अचीव करेगा, ये टारगेट सेट करेगा, ये टारगेट्स अचीव करेगा।
उन डिपार्टमेंट के अंदर वर्कर्स को टारगेट दिए जाएंगे. द होल ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग अ वेरी क्लियर डायरेक्शन टूवर्ड्स. देन सेकेंडली, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. सर किस किस्म की डिसीजन मेकिंग? अ बिजनेस प्लान गिव्स मैनेजर्स अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टू मेक informed decisions about finance, marketing and operations. क्योंकि मैनेजमेंट के पास, मैनेजर्स के पास, वर्कर्स के पास थीम ऑफ वर्क मौजूद है, एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क मौजूद है कि ये करना है, इस तरह करना है, इतने टाइम में करना है, इतनी रिसोर्सेज से करना है. तो अपने डिसीजंस आसानी से ले सकते हैं, उनको डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी. दे कैन मेक दोज डिसीजंस इजीली. अगर प्लान ना हो तो डिसीजंस लेना कितना मुश्किल हो जाएगा. पैसे क्यों उठाएं, कितने पैसे उठाएं, उठा के क्या करेंगे? सर प्लान मौजूद होगा ना तो पता होगा पैसे कहां से उठाने, कितने उठाने और कहां खर्च करने. सारी चीजें पता होंगी. मार्केटिंग कहां करनी है, कैंपेन्स कैसे करनी है, कहां पे कैंपेन्स करनी है, कैंपेन्स का रिस्पॉन्स कहां कहां आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, उन्हें कैसे जवाब देना है. प्लान होगा तो डिसीजन लेने आसान होंगे, ऑपरेशंस के डिसीजन आसान हो जाएंगे. प्लान होगा तो पता होगा ना कि भाई 6 महीने ये करना है, 6 महीने बाद इस प्रोडक्ट में ये चेंजेस लेकर आनी है, तो 6 महीने पहले उसकी तैयारी करनी पड़ेगी. बिजनेस पहले से रेडी बैठा हुआ होगा क्योंकि प्लान मौजूद है, एक डायरेक्शन और उसके साथ डिसीजन मेकिंग में आसानी. इसी तरीके से आप देखो ना, असिस्ट इन ऑब्टेनिंग फाइनेंस. कॉर्पोरेट प्लान होता है ना, उससे फाइनेंस मिलना बड़ा आसान हो जाता है. मैं सिंपल एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं. कंसिडर योर सेल्फ एज एन इन्वेस्टर. मान लो कि आपके पास पैसे हैं. कैसा लग रहा है हमदा, कैसा लग रहा है मरियम, साद, शायान? मान लो आप लोगों के पास पैसे हैं और आप इन्वेस्टर हैं. आप लोगों के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, और प्रॉफिट कमाते हैं. आप उनके बिजनेस में हिस्सेदार बनते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं. साइलेंट इन्वेस्टर भी होता है, एक्टिव इन्वेस्टर भी होता है. अब आप इन्वेस्टर हैं. सोचें आपके पास एक टीम आई और आपसे बैठ के डिस्कशन कर रही है और अपना प्लान बता रही है कि हमें ये करना है, ये करना है, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, ऐसा है, वैसा है. आप हम पे ट्रस्ट कर लें, हमारा ये प्लान है, राइट. उन्होंने आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं बताया. दूसरा टीम आई और वो पूरा एक रिसर्च रिटर्न डिटेल डॉक्यूमेंट लेकर आई है. 15-20 पेजेस पे वो पूरा डॉक्यूमेंट है. और उन्होंने कहा सर ये हमारा प्लान है, मैम ये हमारा प्लान है, आप इस प्लान को देख लें जरा. अब जब आपने उनका प्लान देखा, उन्होंने रिटर्न में सब कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें होंगी, कहां से लेकर आ रहे हैं, बेचेंगे कितने का, प्रॉफिट सीक्वेंस क्या है, लॉस क्या है, कहां कब तक लॉस होगा, कब प्रॉफिट होगा, रिकवरीज कैसे होंगी, हर चीज A to Z उन्होंने कवर की हुई है. आप बताओ ना, आप ए पे इन्वेस्ट करोगे या बी पे इन्वेस्ट करोगे? आप पहली टीम पे इन्वेस्ट करना चाहोगे या दूसरी टीम पे इन्वेस्ट करना चाहोगे? या विच इज मोर लाइकली टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स? ऑब्वियसली ऑब्वियसली टीम बी. ऑब्वियसली टीम बी. क्यों? क्योंकि सर रिटर्न में जब सब लिखा हुआ है और डिटेल में लिखा हुआ है और एक एक चीज के बारे में लिखा हुआ है, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गेन होता है. यही डॉक्यूमेंट लेके बैंक चले जाओ, बैंक कहेगा यार जब इसका इतना फ्रूट, इतना कवर्ड प्लान है, तो इसका मतलब इसने वर्किंग भी की हुई होगी यार, ठीक ठाक वर्किंग की हुई है, तो यार ऐसे ऐसे बंदे के ऊपर पैसा लगाना बनता है. तो हैविंग अ गुड कॉर्पोरेट प्लान, हैविंग डिटेल्ड कॉर्पोरेट प्लान
Banks and investors often require a detailed business plan before lending money or investing. It shows that the business is well planned and lower risk. अब जो पहली टीम आई थी वो तो हवा में बात कर रही थी, हम ये करेंगे, यूं करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन उसके कंट्रास्ट बिजनेस भी पूरी लिखत पढ़त कर कर आई है, वेरी वेल प्रिपेयर्ड. सो द बिजनेस विच इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड टेंड्स टू हैव अ लो रिस्क. ये कहीं गारंटी नहीं है, ये कहीं गारंटी नहीं है कि बिजनेस प्लान सक्सेस ही देगा. ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, इट इज नो गारंटी दैट बिजनेस प्लान विल गिव सक्सेस, लेकिन सर उसका रिस्क कम होगा, ये बात श्योरिटी है. आखिरी पॉइंट ये है, आखिरी एडवांटेज ये है, आखिरी बेनिफिट ये है कि सर इट हेल्प्स आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स अर्ली by forecasting sales, costs, and profits. It can help spot potential challenges or weaknesses before they occur. जब बिजनेस 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल का प्लान बना रहा है, जब एक बिजनेस 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल का प्लान बना रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें पहले से एस्टिमेट भी तो कर रहा होगा. अब जो आज 2025 में बैठ के 2025 में बैठ के जो 2035 का प्लान बना रहा होगा, तो जाहिर सी बात है 2035 के चैलेंजेस डिफरेंट होंगे, 2035 की मार्केट डिफरेंट होगी, 2035 के डायनेमिक्स डिफरेंट होंगे. आई मीन हु वुड हैव थॉट 20 इयर्स बैक के पूरी दुनिया एआई के रिवॉल्व काम कर रही होगी? हु वुड हैव थॉट दैट इंटरनेट वुड बिकम द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड? 2005 में 2005 में गूगल एग्जिस्ट नहीं करता था. 3G तो था ही नहीं, 2G था, वो भी डायल अप कनेक्शन वाला, वाईफाई के कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे. एंड इट्स ओनली 20 इयर्स बैक. आईफोन एग्जिस्ट नहीं करता था, एंड्रॉइड किसी को नहीं पता था कुछ होगा एंड्रॉइड, गूगल नहीं था तो जीमेल भी नहीं था. नॉट नॉट अ लॉन्ग टाइम अगो यार, जस्ट 2 डेकेड्स, 20 साल. तो सर जो आज अगले 5-8 साल की प्लानिंग कर रहा है, जाहिर सी बात है वो सारे उन सर्कमस्टांसेस को अपने सामने रखने की कोशिश करेगा कि जो जो प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं, तो सर वो उसके लिए पहले से तैयारी भी करेगा. आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो रही है ना. तो सर कॉर्पोरेट प्लान, बिजनेस प्लान के बहुत बेनिफिट्स हैं, नुकसान भी हैं. नुकसान से मुराद लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं. मैं नुकसान नहीं बोलूंगा, लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं. सर क्या पोटेंशियल, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है बिजनेस प्लान के साथ? सबसे पहले, इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस, वेरी वेरी रियलिस्टिक लिमिटेशन. कि सर एक बिजनेस प्लान जो है ना, वो लिमिटेशन, उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये कि वो अजम्पशन पे बेस्ड है. हर चीज हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, ऐसा लगता है ये होगा. तो सर ये बड़ा मुश्किल काम है उनको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना. चलो शायद 1 साल बाद की प्रिडिक्शन पॉसिबल हो, शायद 1.5-2 साल बाद की भी प्रिडिक्शंस और अजम्पशंस पॉसिबल हो, लेकिन यार सोचो 10 साल बाद की अजम्पशन, 10 साल बाद की अजम्पशन. जस्ट इमेजिन एक बिजनेस 10 साल बाद इमेजिन कर रहे द वर्ल्ड इन 2035. बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है. अ बिजनेस प्लान रिलाइज ऑन फोरकास्ट एंड एस्टिमेट्स. एग्जाम्पल सेल्स, कॉस्ट, मार्केट ग्रोथ. इफ दीज assumptions are inaccurate, the plan may not reflect reality. तो सर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस प्लान की जो assumptions हैं
जो फोरकास्टिंग है वो एक्यूरेट हो, रियलिस्टिक हो, ग्राउंड रियलिटी पर हो, अगर वरना वो बिजनेस प्लान किसी काम का नहीं है। फिर दूसरा, कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। क्या मतलब है इसका? अनएक्सपेक्टेड चेंजेस सच एज इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, न्यू कॉम्पिटिटर्स और चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट्स कैन मेक द प्लान आउटडेटेड वेरी क्विकली। अब एक छोटा सा सवाल है ना, एक छोटा सा सवाल। दुनिया में ऐसे बिजनेसेस होंगे जिन्होंने 2019 में अगले 5-6 साल का कॉर्पोरेट प्लान बनाया होगा, सर उनका बिजनेस प्लान अगले साल ही फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, ड्यू टू अ पेंडेमिक, कोविड। तो सर कोविड ने सारी चीजें हिला दी थी ना, पूरी दुनिया की वर्किंग हिल गई थी। तो अब उस कॉर्पोरेट प्लान का क्या हुआ? सर वो खत्म, वो आउटडेट हो गया, दैट इज गॉन। किसी कोई पैंडेमिक थोड़ी प्रिडिक्ट कर सकता है, अनलेस के जिन्होंने ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया था, हाँ शायद उन्होंने प्रिडिक्ट किया हुआ हो। लेकिन हर कोई ऐसी एक्टिविटीज थोड़ी प्रिडिक्ट कर सकता है। क्या नेचुरल है, अगले अगले 5 साल में क्या नेचुरल हैजर्ड्स होंगे, कौन सी कंट्रीज फुल स्केल वॉर में चली जाएंगी, कई एलियंस तो नहीं आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, इट्स एब्सोल्युटली डिफिकल्ट, नियर इम्पॉसिबल सर, नियर इम्पॉसिबल। आप ज्योतिषी थोड़ी है, हाथ देख के बता दिया कि इसके हाथ की लकीरें बताती हैं कि लड़का बहुत काबिल आदमी बनेगा। तो दुनिया क्या करेगी आगे, प्रिडिक्शंस बहुत मुश्किल है बॉस। और खासतौर पे आज के दौर में रैपिड चेंजिंग। चलो कोविड, कोविड तो पेंडेमिक था ना, पेंडेमिक। सर 2006 में दुनिया की किसी फर्म ने आईफोन की तैयारी नहीं की हुई थी, 2007 में आईफोन आ गया और आया पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 2005 में, 2006 में किसी ने गूगल की तैयारी नहीं की हुई थी, गूगल आया और आज देख लो। हम मतलब आज आज आप अगर कभी कभी आपको गूगल की सक्सेस आइडेंटिफाई करनी है ना, सक्सेस, दैट हाउ सक्सेसफुल गूगल इज, हाउ सक्सेसफुल गूगल इज, तो आप सिर्फ ये बात अंडरस्टैंड करना कि हम ये नहीं बोलते सर्च कर लो, हम कहते हैं गूगल कर लो। मतलब गूगल की सक्सेस ये है कि उसने सर्च के वर्ड को रिप्लेस कर लिया। ओहो, कमाल। सर्च इट ना ना ना, गूगल इट, गूगल इट, राइट। सर ये सक्सेस है। 2005 में किसी ने नहीं सोचा था कि गूगल आएगा, कॉम्पिटिटर्स तो परेशान हो गए। याहू ने ऑफर दी गूगल को 2007 में कि हम आपको खरीदना चाहते हैं। 2013 में गूगल ने याहू खरीद लिया, टेक ओवर, आई विल गिव यू एन ऑफर यू कांट डिनाई। तो सर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल। फिर टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, यस 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 यस, दिस इज वेरी राइट। सर 5 साल की वर्किंग कर रहे हैं, मजाक बात थोड़ी है। 5 साल की वर्किंग में कम से कम 5 हफ्ते तो, मिनिमम 5 हफ्ते तो लगेंगे ही लगेंगे, मतलब उससे ज्यादा ही लगेंगे, उससे ज्यादा ही लगेंगे बिजनेस प्लान बनाने में, उससे ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड प्लान requires a lot of time, research, and resources, which could be spent on actually running the business. आपको टीम चाहिए होगी, ये अकेले बंदे के बस की बात नहीं है। तो सर जब आपने टीम बिजनेस प्लान बनाने में डेडिकेट कर दी, तो सर वो लोग तो आपके बिजनेस में अभी प्रोडक्टिव ही नहीं है, क्योंकि वो आपके बिजनेस का रनिंग का काम ही नहीं कर रहे। और जो पैसा आप उन्हें दे रहे हो, जो एनर्जी आप बिजनेस प्लान पे लगवा रहे हो, वो एक्चुअली असल बिजनेस बनाने में लग सकती है, बिजनेस चलाने में वो एनर्जी, वो टाइम
वो रिसोर्स खर्च कर किया जा सकता है? तो सर ये एक बड़ा इशू है कि बिजनेस प्लान, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी कॉस्टली, एंड द लास्ट इज इट मे लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी। यस यस यस, मैं इस पे अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत इस वाली पॉइंट पे बड़ा इंफेसाइज करता हूं। बिजनेस प्लान है ना, बिजनेस प्लान, अब अंडरस्टैंड करना है इस बात को। आ, ये ये मेरे साथ है ना, मेरे साथ 2022 में हो चुका है। तो 2022 में ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए उसके बाद से मैंने, उसके बाद ये पॉइंट मैंने लास्ट ईयर ऐड किया है। 2022 में मेरे साथ हुआ, 2022 ऑन गोइंग था, 23 का बैच, तो मैंने 23 के बैच में ये ऐड ऑन नहीं किया था, मैंने 24 के और 25 के बैच में ऐड किया। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन। अगर आप मुझसे कभी बिजनेस के रिगार्डिंग, रियल वर्ल्ड बिजनेस के रिगार्डिंग, मेरे वेंचर्स के रिगार्डिंग आप कभी बैठेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, द प्लान, द रिसर्च, कस्टमर के बारे में तकरीबन चीजें है ना डॉक्यूमेंटेड हैं, और मैं उन पे काम कर रहा होता हूं। तो किसी भी, जाहिर सी बात है, काम से पहले उसकी रिसर्च करना। तो मेरे हर बिजनेस का एक एक एटलीस्ट 2 साल का प्लान टाइमलाइन में मौजूद होता है कि यार इन 2 सालों में ये करना है, इन 2 सालों में ये करना है, इसके साथ ये करना है, इस बिजनेस में अपकमिंग 2 इयर्स से ये अचीव करना है। तो 2022 में मैं एक अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, अब उसमें बैठ के डिस्कशन हो रहा था, काम चीज़ें चल रही थी। तो हमें एक ऑप्शन, एक मर्जर का एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था एक बड़े ब्रांड के साथ। वो हम, अब वो टाइमलाइन में नहीं था, वो प्लान में नहीं था, दैट वाज नॉट ऑन कार्ड्स, दैट वाज नॉट ऑन कार्ड्स। तो मेरी लिमिटेशन आ गई वहां पे। तो जो मेरे बाकी पार्टनर्स थे, या मेरे बाकी जो बिजनेस में मैनेज कर रहे थे चीजों को, जो रिस्पेक्टेबल थे, जिनका ओपिनियन बड़ा मैटर करता था, दे ऑल वेंट विद द डिसीजन के सर वी शुड हैव दिस मर्जर, इट्स वेरी गुड फॉर अस, हमें बड़े क्लाइंटल्स और बड़ा काम करने का, बड़ा एक्सपोजर का मौका मिलेगा। अब अंडरस्टैंड करना, मेरे प्लान में मौजूद नहीं था ये, बिजनेस प्लान का में कहीं भी मैंने ये स्कोप मार्जिन रखा ही नहीं था कि विद इन ईयर और 2 अगले हम किसी मर्जर की तरफ जाएं। तो अब अंडरस्टैंड करना, हुआ ये कि आई स्टिक्ड वेरी क्लोजली टू द प्लान, मैं प्लान तक स्टिक रहा। तो उस प्लान ने मैं इस तरीके से उर्दू में आपको टर्म बता देता हूं, आपको बहुत आसान से समझ आ जाएगी। लकीर का फकीर, मैं उस लकीर पे चला भाई, कि यार ये प्लान है और ये बनाया है, और ये हमें कुछ अचीवमेंट दे रहा है, हमें यही करना है। तो डिस्प्यूट्स हुए, डिस्ट्रैक्शंस हुई, बाद में कुछ मेरे एम्प्लॉयज वहां चले गए, कुछ पार्टनर्स वहां चले गए। तो सर ये डिस्ट्रैक्शंस आई, मैं आई वॉज नॉट फ्लेक्सिबल, और ये लिमिटेशन है बिजनेस प्लान की, ये लिमिटेशन है बिजनेस प्लान की, कि स्टिकिंग टू क्लोजली टू अ बिजनेस प्लान might prevent the business from adopting to new opportunities or threats. This is very true. तो सर बिजनेस प्लान होना अच्छी बात है, लेकिन उसके, तो सर हमें पता चल गया कि बिजनेस प्लान के जहां फायदे हैं वही लिमिटेशंस भी हैं, प्रॉब्लम भी हैं। सर बिजनेस प्लान से
ये तो कंफर्म हो जाता है कि स्ट्रैटेजी बनाना आसान हो जाती है। बिजनेस प्लान से हमें ये पता चल जाता है, मदद मिलती है स्ट्रैटेजी बनाने में। तो सर सवाल आ जाता है, सर व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी एंड व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन? सर कॉर्पोरेट प्लानिंग तो पूरा समझ आ गया, कॉर्पोरेट प्लान तो पूरा समझ आ गया, व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी एंड व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन? तो सुन लीजिएगा, कॉर्पोरेट प्लानिंग और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। सर कॉर्पोरेट प्लानिंग में सिर्फ कॉर्पोरेट प्लान ही नहीं है, प्लान के साथ स्ट्रैटेजी बनाना भी तो है। तो सर जो स्ट्रैटेजी ना, स्ट्रैटेजी वो हर बिजनेस अपने सिनारियो, अपने एनवायरनमेंट, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग बनाएगा। लेकिन स्ट्रैटेजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है वो है कल्चर, वो है कल्चर। तो पढ़ते हैं कल्चर को, कॉर्पोरेट कल्चर को। क्या है ये कल्चर? व्हाट इज दिस कॉर्पोरेट कल्चर? क्या होता है? हम क्यों पढ़ रहे हैं? और ये कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी के लिए? नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। द स्ट्रैटेजी ऑफ अ बिजनेस will be highly influenced by its culture. Whether it is a risk taking culture, short term focused, or long term fighter, whether stakeholder oriented or looks to go beyond boundaries. अब सर एक दफा जब बिजनेस ने अपना कॉर्पोरेट प्लान आइडेंटिफाई कर लिया कि कहां जाना है, तो कैसे जाना है? स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी बनाने में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं। वो स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगी बिजनेस के कल्चर के ऊपर कि बिजनेस का कल्चर क्या है, और कल्चर से स्ट्रैटेजी पे फर्क पड़ेगा। हो सकता है एक बहुत फीजेबल स्ट्रैटेजी हो, लेकिन हमारे कल्चर के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। और जो स्ट्रैटेजी हमारे कल्चर के साथ अलाइन कर रही है, वो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी कॉस्टली भी है और टाइम भी लेगी, लेकिन सर हमारे कल्चर के साथ अलाइन कर रही है। तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना, ये कल्चर पे डिपेंड करेगा, कल्चर पे डिपेंड करेगा। सिंपल सा एक सिंपल सी एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने इनिशिएट करता हूं। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल। आप मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान में केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, पेप्सी और कोका कोला, अभी इन चार बड़े ब्रांड्स की बात कर लो, केएफसी मैकडॉनल्ड्स फास्ट फूड में, पेप्सी और कोका कोला बेवरेज में, अभी इनकी बात कर लेते हैं। क्या इन चारों पे क्राइसिस सेम टाइम आया? क्या पाकिस्तान में इनके ऊपर क्राइसिस सेम टाइम आया, सेम लेवल का आया, सेम लेवल का क्राइसिस आया? हम ये नहीं बोल सकते कि यार मैं मैकडॉनल्ड्स खाऊंगा, केएफसी नहीं खाऊंगा, या नहीं नहीं सर केएफसी तो अभी भी चलता है, मैकडॉनल्ड्स पे बहुत बुराई आई। नहीं 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 भाई, बुराई चारों पर आई, केएफसी और मैकडॉनल्ड्स पे भी, और पेप्सी और कोका कोला पे भी। बिजनेस फेल्ट द हीट, द प्रेशर, द द द एंटी कैंपेन्स,
मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मौका लोकली सबको मिला, कबाबजीज फ्राइड चिकन ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। अंडरस्टैंड करना, उनकी स्ट्रैटेजी उनके कल्चर के साथ कॉम्प्रिहेंड की, उन्होंने उनके कल्चर में ये उन्होंने इनबिल्ट किया कि भाई वी वुड बी गोइंग ऑल इन एग्रेसिवली। ये मौका है, इसको जाने नहीं देना। इसके कंट्रास्ट में आपसे सवाल पूछता हूं, क्या पाकोला ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया पेप्सी कोक के अगेंस्ट? क्या पाकोला ने पेप्सी कोक के अगेंस्ट ऐसा रिस्पॉन्स दिया जैसा कबाबजीज ने केएफसी मैकडॉनल्ड्स के लिए दिया? साथ कोला नेक्स्ट आज की नहीं है, मैंने कोला नेक्स्ट पंजाब में बहुत टाइम पहले भी देखी है। पंजाब में हमें पंजाब में ना पेप्सी कोक कम मिलती है, आज भी और पहले भी। पंजाब में लोकल ब्रांड्स वहां का एक बड़ा मशहूर प्रोडक्ट है गोरमे। वो गोरमे पेप्सी कोक से भी ज्यादा चलता है भाई पंजाब में। लेकिन मैं आपसे सिंपल सवाल ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल यह है कि क्या पाकोला का रिस्पॉन्स, स्ट्रैटेजी वो थी जो कबाबजीज की थी? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को सर। द डिफरेंस लाइज इन द कल्चर। कल्चर पाकोला का वो कल्चर नहीं था जो कबाबजीज में इनबिल्ट हुआ था। उन्होंने कबाबजीज की स्ट्रैटेजी ऑल इन, एक्सपेंशन, बूम, सब ओपन कर दो, हर चीज में एंटर हो जाओ, कुछ भी नहीं छोड़ो, और फ्राइड चिकन तो उड़ा के रख दो। तो देखो, एग्रेसिव थे वो। स्ट्रैटेजी उनके एग्रेसिव कल्चर की वजह से बनी, स्ट्रैटेजी कल्चर की वजह से। पाकोला एग्रेसिव पे नहीं गया। पाकोला ने थोड़ा सा क्वालिटी पे, और सबसे बड़ा काम पाकोला ने जो किया, अब देखो उनकी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पाकोला की स्ट्रैटेजी गलत है और कबाबजीज की स्ट्रैटेजी सही है, या सर कबाबजीज की स्ट्रैटेजी गलत है और पाकोला की स्ट्रैटेजी सही है। मैं यहां पे पाकोला और कबाबजीज की स्ट्रैटेजी को क्रिटिसाइज करने या अप्रेस करने नहीं बैठा। मैं ये बता रहा हूं कि पाकोला ने स्ट्रैटेजी ये अडॉप्ट की कि सबसे पहले तो इंश्योर करो अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, जो कि पहले सब जगह अवेलेबल नहीं था। हाँ, कबाबजीज तो बेवरेज में भी किया। देखो ना, ऑल इन, उन्होंने बोला कुछ नहीं छोड़ना। उसने जब देखा कि बेवरेज में भी प्रॉब्लम आई हुई है, पानी एक्वाफिना और नेस्ले में भी प्रॉब्लम आई हुई है, उन्होंने बोला भाई ये भी बना दो, पानी भी बना दो कबाबजीज का। मुझे तो लगता है कबाबजीज स्कूल भी बनेगा और कबाबजीज हॉस्पिटल भी बनेगा। और वहीं पे मतलब कबाबजीज की फ्राइड चिकन खाओ, और कबाबजीज का पानी पियो, कबाबजीज की बेवरेज लो, और कबाबजीज एम्बुलेंस में जाओ, और कबाबजीज हॉस्पिटल, फिर कबाबजीज शायद चलो खैर, लेट इट बी, समझे ना, है ना? कबाबजीज शादी हॉल, कबाबजीज शादी हॉल, और कबाब, और सॉरी, शादी हॉल छोड़ो, कबाबजीज का है ना बैंक्वेट हाईवे पे, सुपर हाईवे पे कबाबजीज का बैंक्वेट है। कबाबजीज का सुपर हाईवे पे बैंक्वेट है। हाँ, कबाबजीज का बैंक्वेट है, तो शादियां भी हो रही हैं। कबाबजीज मैरिज ब्यूरो। हाँ, कबाबजीज मैरिज ब्यूरो, उसके बाद हॉस्पिटल तो है ही ना, तो वहां पे बच्चे भी हो जाएंगे। कबाबजीज स्कूल, आय हाय हाय यार, क्या बिजनेस प्लान है यार। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक सर, पैकोला ने इंश्योर किया, उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि भाई अवेलेबिलिटी बनाओ, पहले अवेलेबिलिटी बनाओ प्रोडक्ट की सब जगह पे। उन्होंने नए प्रोडक्ट्स पे ज्यादा काम नहीं किया, उन्होंने प्रोडक्ट की एक्सपेंशन पे कुछ काम ज्यादा नहीं किया। उन्होंने
सप्लाई चेन पे काम किया। क्या जितनी फ्रीक्वेंटली पेप्सी और कोक अवेलेबल होती है, उतनी ही फ्रीक्वेंटली कोला नेक्स, पाकोला और जो भी इसके प्रोडक्ट्स हैं उनको मेक श्योर किया कि इनकी अवेलेबिलिटी। तो सर किसी भी बिजनेस की स्ट्रैटेजी उसके कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। सवाल आता है सर, व्हाट इज दिस टर्म कल्चर? क्या होता है सर ये? व्हाट डू वी मीन बाय कल्चर? कल्चर, बिजनेस कल्चर। मैं आपको यहां मेरा और आपका सोशल कल्चर पढ़ाने, जनरल कल्चर पढ़ाने नहीं बैठा। बिजनेस कल्चर, बिजनेस का मतलब कॉरपोरेट, बिजनेस का मतलब कॉरपोरेट। तो मैं आपको कॉरपोरेट कल्चर पढ़ाऊंगा। क्या होता है सर कॉरपोरेट कल्चर? कॉरपोरेट कल्चर आसान अल्फाजों में कल्चर ऑफ अ बिजनेस। तो सर बिजनेस का कल्चर पढ़ने से पहले, बिजनेस का कल्चर पढ़ने से पहले जरा कल्चर तो पढ़ लो। कल्चर क्या होता है? द वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स of the people working in an organization that control the way they interact with each other and with external stakeholders. In other words, it describes the way we do things around here. अब आप ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि सर जैसे अगर हम बोलें पाकिस्तान का कल्चर है, फिर हम कहते हैं सिंध का कल्चर है, फिर हम कहते हैं कराची का कल्चर है। तो सर कल्चर क्या होता है? ये कल्चर, कल्चर का मतलब है वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीफ, लोगों के, जो लोगों की वैल्यूज हैं, लोगों के एटीट्यूड हैं, जो लोगों के बिलीफ हैं, जो वो बिलीफ, वो वैल्यूज, वो एटीट्यूड्स जो उनके एक्शंस पर असरअंदाज हो, जो उनके डिसीशंस को इन्फ्लुएंस करें। कल्चर डिफरेंट होगा तो डिसीजन डिफरेंट होगा, क्योंकि कल्चर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। यार मैं ये काम नहीं करूंगा, ये हमारे यहां बुरा माना जाता है। कल्चर बता रहा है, कल्चर, अरे भाई ये तो करना कोई मसला ही नहीं है, इसमें क्या बुराई है? कल्चर। तो सर जैसे लोगों का, एक सिटी का, एक प्रोविंस का, एक कंट्री का कल्चर होता है, ऐसे ही एक बिजनेस का भी कल्चर होता है। और बिजनेस का कल्चर उसके लोगों से बनता है, लोगों से। और बिजनेस अपनी आइडियोलॉजी, मैनेजमेंट भी बनाती है और लोगों पे, वर्कर्स पे इंप्लीमेंट करती है। फिर वर्कर्स के डिसीजंस उन वैल्यूज की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, उन एटीट्यूड्स की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, उन बिलीफ की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं। कल्चर बिजनेस के, वर्कर्स के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये काम मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कर रहा हूं, ये काम मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में किसी और तरीके से करूंगा, क्योंकि वहां का कल्चर डिफरेंट होगा। काम वही है, काम वही है, तरीकेकार डिफरेंट होगा, कल्चर डिफरेंट है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं ना, आपसे एक सवाल, डू एक बहुत सिंपल सा सवाल है ना। आई होप आप मुझे ऐसा तो नहीं है कि आप लोग डेडली क्रिकेट देखते होगे पागलों की तरह, लेकिन क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी। हमजा, मरियम, साद, शायान, क्या ऐसा है कि बिल्कुल ही क्रिकेट के बारे नहीं? या अल्लाह, शायान कह रहे नो, बिल्कुल शायान क्रिकेट देखते ही नहीं है। बाबर आजम को तो पता है ना, बाबर आजम।
बाबर आजम को तो पता है ना मरियम? बाबर आजम को तो पता है ना? हाँ, शायन कह रहे हैं जी सर। ओके, बाबर आजम भाई ब्रांड है, सबको पता है। ठीक है ना, सबको पता है। साथ शुक्र है सईद नहीं है अभी इस क्लास में, वरना लड़ाइयां शुरू कर देता। हाँ। डाटा बहुत है, हाँ डाटा बहुत है बाबर आजम के बाद, देखो डाटा बहुत है। अगर हमें प्रॉब्लम होगी तो मैं बाबर आजम को कॉल कर दूंगा, डाटा आ जाएगा हमारे पास। ओनली मार्केटिंग ऑफ द टीम, नो स्किल्स। यार वाह 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 मरियम। मरियम, क्या आपने पाकिस्तान की टीम को दरिया पाकिस्तान की टीम के दरिया को कूजे में बंद कर दिया, क्या बात कही है, वाह वाह वाह। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूं? अब पता नहीं हम कहाँ चले गए, इधर वापस आ जाते हैं। मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछता हूं। जब हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जब हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में देखते हैं, चाहे वो एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप्स हो, क्या हमें हमारी टीम के प्लेयर्स की अप्रोच और सामने ओपोनेंट्स की अप्रोच में फर्क नजर आता है? इसके बात स्किल्स स्किल्स हटा दो। स्किल्स को है ना थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, स्किल्स को थोड़ी देर में के लिए साइड में रख दो। मान लो कि स्किल्स सिमिलर हैं, वो भी वैसे नहीं है, लेकिन चलो मान लो यार स्किल सिमिलर हैं। मैं आपसे सिर्फ अप्रोच की बात पूछ रहा हूं। क्या हमारे प्लेयर्स की अप्रोच और ओपोनेंट्स के प्लेयर की अप्रोच में फर्क नजर आता है? सर ओपोनेंट बराबर में, जो बराबर वाली कंट्री है, बिल्कुल पड़ोसी, वो भी तो हमारी जैसे ही थे। कल्चर तो हमारा भी उनका मिलता जुलता था, लेकिन देखो अंडरस्टैंड करना, उन्होंने अपना कल्चर चेंज किया। सर जब जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रही होती है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रही होती है, सर उनके प्लेयर्स की एक अलग ही डेवलपमेंट नजर आ रही होती है। हमारे प्लेयर्स शायद टैलेंटेड उनसे ज्यादा हो, लेकिन कल्चरली बहुत वीक हैं। उनकी ग्रूमिंग, डेवलपमेंट वो नहीं हुई हुई जो हमें उन प्लेयर्स की नजर आती है। सर ये कल्चर का फर्क है, ये कल्चर का डिफरेंस है, ये कल्चर का डिफरेंस है। मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं ना, कल्चर के डिफरेंस का हमारे यहां स्कूलिंग का डिसीजन, पै, पैदा होने का डिसीजन माँ बाप लेते हैं कि बच्चा पैदा होगा, माँ बाप लेते हैं। अंडरस्टैंड करना, उसके मॉन्टेसरी का, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, स्कूलिंग का डिसीजन माँ बाप लेते हैं, कॉलेज का डिसीजन माँ बाप लेते हैं, यूनिवर्सिटी का डिसीजन माँ बाप लेते हैं, शादी का डिसीजन भी माँ बाप लेते हैं। एंड दिस इज वेरी हार्श रियलिटी, दिस इज अ वेरी हार्श रियलिटी। वो हर चीज की इजाजत भी लेनी पड़ती है, रोक टोक भी है। इसके कंट्रास्ट, कल्चर का डिफरेंस, अब्रॉड में बाहर की बात कर लो अगर, तो सर वहां एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद पेरेंट्स बोलते हैं बाहर जाओ भाई, खुद करो, खुद अपना देखो, अपना देखो। करियर का डिसीजन रिलेटिव्स लेते हैं, हाँ बहुत, रिलेटिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए। उनके वो डिसीजन मेकर होते हैं, वेरी गुड डिसीजन मेकर, उनके कल्चर में डिसीजन इनबिल्ट करा दिया जाता है, डिसीजन लेना। हमारे बच्चे अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है, ये बात मैं बहुत फ्रीक्वेंटली कहता हूं। नहीं हमजा प्रॉब्लम, अब हम इस पे फिलहाल अगर डिबेट करेंगे तो हम बहुत टॉपिक, हम यहां कैसे काम कर रहे हैं ये कल्चर पे डिपेंड करता है। जो 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 मैं अभी बात कर रहा था कि अगर मैं ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स प्लेयर को देखता हूं, इंग्लिश स्पोर्ट्स प्लेयर्स को अगर मैं देखूं, और फिर मैं पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्लेयर्स से उन्हें कंपेयर करूं, और सर हमें उनके कल्चर और हमारे कल्चर में फर्क नजर आता है, जिसकी वजह से स्ट्रैटेजी में फर्क नजर आता है।
हम एग्रेशन शो नहीं कर पाते, हम एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर में इनबिल्ट नहीं है। तो रिसोर्सेज, अब कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर उसके एम्प्लॉयज के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन एक बड़ा अलमिया यहां पर ये आ जाता है कि स्टूडेंट सोचता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही कल्चर होगा और पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस कल्चर पे चल रही होगी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर इज नो वन कल्चर इन अ बिजनेस। भाई, बिजनेस में एक कल्चर थोड़ी होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग कल्चर होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग कल्चर होगा। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कंजर्वेटिव कल्चर पे चली गई तो वो क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी? सोचो तो जरा। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट नटशेल कल्चर को अडॉप्ट कर ले तो वो कहां से प्रमोशन कैंपेन्स और आइडियाज लेकर आएंगे? और अगर फाइनेंस एग्रेसिव कल्चर पे चले जाए तो सर, बंद हो जाएगा बिजनेस। हर डिपार्टमेंट, हर एरिया, हर रीजन, इवन हर डेजिग्नेशन का कल्चर डिफरेंट होगा। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, different levels within the business, different group of employees, but they all share some key principles and beliefs that somehow define overall corporate culture. Yes, हर डिपार्टमेंट, हर लेवल, हर ग्रुप का एक अपना कल्चर होगा, लेकिन वो सब मिलके कुछ ना कुछ कॉमन कल्चर, कॉमन बिलीफ शेयर कर रहे होंगे। उससे मिलके बनेगा बिजनेस का ओवरऑल कल्चर। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर?